Come back. Government Arts College Kota, Political Science, BA second year, paper first, major political institutions. आज पिछले अध्याय में अपन ने मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज का टॉपिक है उसी श्रृंखला में आगे कि मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, यानी फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ कैबिनेट, है ना। मंत्रिमंडल के जो कार्य हैं, यानी कि ब्रिटेन के संविधान में वो वैधानिक ना होकर के परंपरागत हैं। जहाँ तक वैधानिक स्थिति का संबंध है तो मंत्रिमंडल सम्राट की एक सलाहकारी संस्था है, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की सभी शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में राजा के पद की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती चली गईं और जैसे जैसे शक्तियाँ कम हुई वैसे वैसे मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बढ़ती चली गईं। सर जॉन मैरियट कहते हैं कि यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक चक्र घूमते हैं। संपूर्ण शासन तंत्र का मुख्य आधार मंत्रिमंडल को बताया गया है। ग्लैडस्टन कहते हैं कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। तो लॉवेल है, एम्ब्री है, बेजॉट है, अनेक और भी ब्रिटिश विचारकों ने मंत्रिमंडल की इस महत्व को बताने के लिए अनेक गौरवपूर्ण शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय है और ब्रिटेन के संविधान में या समस्त शासन व्यवस्था में जितनी महत्वपूर्ण स्थिति कैबिनेट और मंत्रिमंडल को प्राप्त है उतनी किसी भी और अंग को प्राप्त नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है और कार्यपालिका काफ़ी शक्तिशाली अंग है। शासन का आधार बिंदु होने के कारण मंत्रिमंडल के कार्य जो है वो बहिर्मुखी हैं और वर्तमान समय में मंत्रिमंडल कार्यपालिका तो काम करता ही है। इसके अलावा विधायी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, कहने का मतलब है कि प्रशासन के सभी क्षेत्रों में इसको महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो सबसे पहले हम इनकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। देखिए, किसी भी देश के लिए पॉलिसी बनाना, उसके विभागों के बारे में चर्चा करना, विभागों के कार्य करना, दूसरे विभागों में समन्वय करना, ये सारे काम मंत्रिमंडल के आते हैं। महत्वपूर्ण काम राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना है। आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा, वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ में संबंध आपको किस तरह के रखे जाने हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा परिभाषित करता है। वो ये निश्चित करता है कि देश और विदेश में जो समसामयिक समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरीके से किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। कहने का मतलब है क्या सरकार है, क्या करना है, ये मंत्रिमंडल का काम है। दूसरा है कि राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के पदाधिकारी विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभाग का संचालन करते हैं, उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। समस्त कार्यपालिका शक्ति जो भी सम्राट में निहित है उन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। समस्त नियुक्तियां जो राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में जो होती हैं वो भी कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है। संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रशासन से संबंधित, उनका उत्तर भी कार्यपालिका को, मंत्रिमंडल को देना पड़ता है। विभिन्न विभागों की जो आलोचना होती है उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के दोषों को भी दूर करने का इनको प्रयत्न रहता है।
फिर है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। समन्वयकारी कार्य ये है कि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से हम प्रशासन को विभिन्न विभिन्न विभागों में बांटा जाता है। चूंकि प्रशासन एक सामूहिक आंगिक एकता जो है प्रशासन में पाई जाती है और एक गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है कि सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो इस कोऑर्डिनेशन के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय करने का काम जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों में क्षेत्राधिकार को लेकर के या किसी भी मुद्दों को लेकर के कोई गतिरोध उत्पन्न ना हो, तो ये इनके जो मीटिंग्स होती हैं, विभागीय मंत्रिमंडल वगैरह की मीटिंग्स होती हैं, इनकी अपनी कमेटियां बनाई जाती हैं। तो विभिन्न विभागों के बीच में ये लोग कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और विभिन्न समन्वय स्थापित करने के लिए एक समन्वयकारी समितियों की स्थापना भी की गई है। अगला है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। देखिए, न केवल कार्यपालिका संबंधी कार्य बल्कि विधि निर्माण के क्षेत्र में भी ये सदन का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करते हैं। चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए मंत्रिमंडल के सारे सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। चूंकि ये बहुमत दल से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कार्यपालिका की शक्तियों के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद से अभिन्न संबंध रहता है। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है, बल्कि शासन की सर्वोच्च नीति और कानून क्रियान्वयन करने के लिए कानून निर्माण का कार्य भी मंत्रिमंडल करवाता है। सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के आधार पर मंत्रिमंडल उनको कानून बनवाते हैं, उनको पास भी करवाते हैं और चूंकि बहुमत दल है तो मंत्री सदन में उनका नियंत्रण होता है, तो उनको पास करवाने की भी जिम्मेवारी उसकी होती है। सदन का अधिवेशन उसको बुलाना है, सदन को स्थगित करना है ना। ये सारी सलाहें कौन देता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से सारे काम किए जाते हैं और अंत में सदन को विघटित करने का भी उसके द्वारा किया जाता है। सदन की शुरुआत में जो उद्घाटन भाषण सम्राट के द्वारा पढ़ा जाता है, वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। सपरिषद जो आदेश निकलते हैं प्रतिवर्ष, वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा होते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन की जो अपन बात करते हैं कि जब अधिवेशन में नहीं होती है तो उस दौरान कानून निर्माण की सारी प्रक्रिया तो ये लोग उस समय करते हैं। और एक चीज़ इसमें और है, प्रदत्त व्यवस्थापन के साथ साथ अध्यादेश जारी करने के अधिकार भी कार्यपालिका को हैं। वित्तीय कार्य तो देश के राष्ट्र का आय व्यय बजट का निर्धारण करना भी मंत्रिमंडल का काम है। बजट वित्त मंत्री के निर्देशन में तैयार होता है। मूल आधार सब कुछ मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है और बहुमत दल के समर्थन के द्वारा बजट को पास किया जाता है। किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई भी कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। मनरो ये कहता है कि जैसा विधेयक पेश होता है वैसा ही वो पास हो जाता है, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, खासतौर से ब्रिटेन में, क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था है। अन्य कार्यों में भी तो ये है कि एक तो राजा के जो विशेषाधिकार वाले जो प्राप्त अधिकार हैं वो सब गृह मंत्री के सलाह पर किए जाते हैं। उपाधियों का वितरण गृह मंत्री की सलाह पर किया जाता है। देश विदेश में जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं सम्राट के द्वारा, वो सब समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती हैं। लॉर्ड चांसलर वगैरह जो न्याय के जो होते हैं ब्रिटेन में, खासतौर से उनके भी सम्राट के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य बहुत ही व्यापक हैं। वह उन सभी कार्यों को करता है जो वैधानिक दृष्टि से सम्राट के अधिकार बताए जाते हैं। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मंत्रिमंडल को और अधिक शक्तियां और कार्य प्रदान करने की है। तो अब हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही मंत्रिमंडल जो है काम करता हो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भी
मंत्रिमंडल वास्तविक रूप से शक्तिशाली है और समस्त कार्यपालिका का काम करता है। ब्रिटेन में तो खासतौर से द्विदलीय पद्धति है, कठोर दलीय अनुशासन है ना, तो इसके कारण से समस्त कार्य जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी के संदर्भ में वो है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, तो प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ और सारी चीज़ें। लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि मंत्रिमंडल के अधिकार और आपके कार्य जो आपने देखे ये कि यही ऐसे ही अपने भारत के संविधान के बारे में भी हम इनको पढ़ते हैं। तो चूँकि संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से भारत में भी गृहीत है, तो जो मंत्रिमंडल के कार्य, अधिकार, शक्तियाँ, विशेषताएं जो वहाँ पे हैं वो सेम भारत में भी विद्यमान हैं। तो आप जब इसको अध्ययन करेंगे तो आप इसको ऐसे नहीं करना कि केवल हमने ब्रिटेन में पढ़ लिया और बस हमारा यहाँ पे दी एंड हो गया। इसको हम भारतीय संविधान पे भी इम्प्लाइंट करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में है वही संसदात्मक व्यवस्था जो कि त्यों भारतीय संविधान में भी पाई जाती है, और वही मंत्रिमंडल की विशेषताएं भारतीय संविधान में भी पाई जाती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।